स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म एग्री प्रेप पे। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो लेक्चर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का थर्ड लेक्चर रहने वाला है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सप्लाई। लास्ट लेक्चर में हमने डिमांड को अच्छी तरीके से पढ़ा था। आई थिंक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। हम आज सप्लाई को डिस्कस करने वाले हैं। सप्लाई क्या है? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आप डिमांड पढ़ रहे हैं तो अपने आप को एक कंज्यूमर मानेंगे और जब आप सप्लायर पढ़ रहे हैं तो अपने आप को एक सप्लायर या प्रोडक्शन करने वाला है, कोई चीज़ बेचने वाला है, आप अपने आप को व्यापारी मान सकते हैं। तो सप्लाई पढ़ रहे हैं तो आप क्या हैं भाई साहब? आप कंज्यूमर है। यू आर ए कंज्यूमर। आप कोई चीज़ बेच रहे हैं। जो चीज़ें हमने डिमांड के अंदर पढ़ी, यहाँ सारी चीज़ें उल्टी हैं। यहाँ आपकी विलिंगनेस और आपकी एबिलिटी किसके लिए चाहिए? बेचने के लिए चाहिए, सेल करने के लिए चाहिए। वहाँ आपकी विलिंगनेस और एबिलिटी किसके लिए चाहिए? खरीदने के लिए चाहिए, बाई के लिए चाहिए, एक ड्यूरिंग राइट टाइम एंड पीरियड। तो यही सप्लाई है। सप्लाई में हम किसी कमोडिटी को, किसी गुड्स को बेचते हैं, हम अपने आप को कंज्यूमर मानते हैं, हमें अच्छा खासा एक प्राइस चाहिए। अब इसके कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई को या तो बढ़ाते हैं या सप्लाई को घटाते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ गुड्स। देखिए, आप व्यापारी हैं तो आपका हमेशा यही मन रहेगा कि मुझे दाम अच्छा मिले, मुझे प्राइस अच्छा मिले। मान लीजिए आपके पास कोई कमोडिटी की क्वांटिटी है 100, आज एवरेज उसका प्राइस आपको मिल रहा है एक क्वांटिटी का 10 रुपये, लेकिन अचानक से उस कमोडिटी के एक क्वांटिटी का प्राइस 20 हो गया, तो आप सोचोगे यार 90 क्वांटिटी में बेच देता हूँ। और अगर प्राइस 8 हो गया तो तुम सोचोगे ऐसा करता हूँ 30% कमोडिटी बेच देता हूँ, इस बार प्राइस कम है। मतलब अच्छा खासा प्राइस तुम्हें मिल रहा है तो तुम अपने जो प्रोडक्शन की हुई कमोडिटी है उसको ज़्यादा संख्या में बेचोगे, उसकी सप्लाई ज़्यादा दोगे। और अगर आपको दाम अच्छा नहीं मिल रहा, आपको प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा, तो आप अपने कमोडिटी की सप्लाई कम कर देंगे। तो यहाँ जो प्राइस ऑफ गुड्स है, जो कमोडिटी आप बना रहे हैं, जो गुड्स आप बना रहे हैं, वो जो सप्लाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कमोडिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, आप बनाते हैं चाय और वो बनाता है कॉफ़ी। आप धंधा किसका करते हैं? चाय का। वो धंधा किसका करता है? कॉफ़ी बनाने का। मान लीजिए आपके चाय के पैसे, आपके जो प्राइस है वो बढ़ गया, तो आपको मुनाफा अच्छा होगा। पहले चाय 10 की बिक रही थी, अब चाय 15 की बिक रही, तो आपको मुनाफा अच्छा होगा। तो जो कॉफ़ी वाले भाई साहब हैं वो सोचेंगे अरे चाय में तो प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, क्यों ना मैं उधर ही मूव कर दूं। तो वो जो तुम्हारा दोस्त कॉफ़ी वाला है वो चाय पे मूव कर जाएगा। तो अगर कमोडिटी का प्राइस, आपकी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा तो जो रिलेटेड गुड्स है उसकी सप्लाई क्या हुई? कम हुई। अब मान लीजिए आप कॉफ़ी की दुकान खोल के रखे हैं, आपका दोस्त चाय की दुकान खोल के रखा है। अगर आपको लग रहा है कि यार कॉफ़ी का दाम तो कम मिल रहा है, चाय का दाम ज़्यादा है, क्यों ना मैं चाय की ओर मूव कर जाऊँ, तो इस बार प्राइस किसका बढ़ा? रिलेटेड गुड्स का। तो सप्लाई किसकी कम हुई? हमारी हुई ना, हम उधर मूव कर गए, चाय हम बेच ही नहीं रहे। तो रिलेटेड गुड्स, अगर प्राइस आपकी कमोडिटी का बढ़ा है तो रिलेटेड गुड्स की सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर प्राइस आपकी कमोडिटी का कम हुआ है तो रिलेटेड गुड्स की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप भी उधर ही मूव कर जाओगे। आप भी सोचोगे यार मैं भी जिसका प्राइस अच्छा मिल रहा है वही बेचूँ ना, क्यों इसके चक्कर में पड़ा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन क्या है? आप चाय बनाते हैं, चाय के अंदर शुगर ऐड होती है, चाय के अंदर इलायची ऐड होती है, चाय के अंदर अदरक ऐड होती है, चाय के अंदर मिल्क ऐड होता है। ये सारे क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही तो है। मिल्क कितने का आया, अदरक कितने रुपए की डली, चीनी कितने रुपए की डली, ये सारे क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8 रुपए का आता है, 2 रुपए का आप प्रॉफिट रखते हो, 10 रुपए की चाय बेचते हो। मान लीजिए कल को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, चीनी महंगी हो गई, अदरक महंगी हो गई, इलायची महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, तो तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले 8 रुपए आ रहा था वो 12 आ रहा है, तो तुम क्या सोचोगे? मैं 15 की चाय बेच देता हूँ। तो चाय की प्राइस ज़्यादा बढ़ गई। तो जो बाजार में अगर चाय की प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी तो लोग पीना कम सोचेंगे, यार एक ही चाय पी लेते हैं, पहले 2 पी लेते थे अब एक ही चाय पी लेते हैं।
तो जो तुम्हारी जो सप्लाई है वो क्या है, कम हो गई ना, लोग चीजें खरीद ही नहीं रहे। अगर कॉस्ट कम है, मान लीजिए चीनी सस्ती होगी, तुम पहले चाहे 10 रुपए की देते थे, अब चाहे तुम 5 रुपए की दे रहे हो, लोग सोचेंगे अरे अब तो 2-2 4-4 चाय पी लेते, 5 रुपए की चाय पहले 10 रुपए की एक पीते थे, अब 10 रुपए में 2 पिएंगे, तो आपकी सप्लाई बढ़ गई। तो सीधा सा मतलब है कि जो फैक्टर कॉस्ट फैक्टर है, उसमें अगर कॉस्ट बढ़ी तो सप्लाई घटी, कॉस्ट घटी तो सप्लाई बढ़ी। जो रिलेशन है वो इन्वर्जन का रिलेशन है। टैक्सेस और सब्सिडी में भी खेल है। अगर तुम जो कमोडिटी बेच रहे हो, जो तुम सामान बेच रहे हो, उस पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो ओवरऑल आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, और प्राइस बढ़ाना पड़ेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि लोग हाई प्राइस पे तो नहीं खरीदेंगे ना। आप तो बेचना चाहोगे, आप तो सप्लायर हो, बट कंज्यूमर तो नहीं खरीदेगा ना। अगर टैक्स कम कर दिए तो ओवरऑल उसी कमोडिटी की जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोगों को चीज़ें सस्ती लगने लगेगी, तो आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। ऐसे ही सब्सिडी में है, अगर गवर्नमेंट आप जो सामान बेच रहे हैं उस पर लोगों को सब्सिडी दे रही है या आपको सब्सिडी दे रही है तो सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हो सोलर प्लांट का। हमारी भारत सरकार सोलर प्लांट पे लगभग 70,000 रुपये के नियर सब्सिडी देती है। तो अगर किसी को 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना है तो लगभग 1.5 लाख के आसपास पड़ेगा। तो कोई जैसे आम आदमी को सोचेगा यार 70,000 रुपये तो सरकार दे रही है, 70,000 रुपये मैं लगाऊंगा, इतने में मेरे अच्छा खासा बिजली का जुगाड़ हो जाएगा। और अगर सरकार सब्सिडी नहीं दे सोलर प्लांट पे, तो पहले मेरे 70,000 रुपये खर्च हो रहे थे, अब मेरे 1.5 लाख रुपये, अब मेरे 1,40,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो सरकार जो सब्सिडी दे रही थी वो भी मेरे को देनी है, तो मैं सोचूंगा छोड़ रहे बिल आ रहा है वही ठीक है, क्या करेंगे सोलर प्लांट का, तो सप्लाई कम हो गई। तो अगर सब्सिडी मिलती है तो सप्लाई बढ़ती है, अगर सब्सिडी नहीं मिलती तो सप्लाई घटती है। टेक्नोलॉजी, अगर तुम एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हो, जैसे मान लीजिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी मशीन ले आए जो 10 लेबर का काम कर रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। तुम रात दिन काम करवाओगे, लेबर बेचारी 8 घंटे काम करती है, तुम मशीन को 24 घंटे लगाए रखोगे, तो तुम्हारी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा, तुम्हारा टाइम कम लगेगा। जो लेबर 8 घंटे में काम करती थी मशीन 1 घंटे में कर रही है, वो टेक्नोलॉजी 1 घंटे में कर रही है, तो तुम्हारा जो सप्लाई है वो क्या है, बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी, तुम कोई बेकार ले आए, तुम एक मशीन ले आए जो 8 घंटे में मजदूर काम करते हैं, वो 10 दिन में कर रही है, कभी खराब हो जाती है, मतलब बेकार टेक्नोलॉजी ले जाए, पुरानी टेक्नोलॉजी ले आए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती आज के ज़माने में, तो फिर आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, आप जो प्रोडक्शन जितनी मात्रा में करना चाह रहे थे वो उतनी मात्रा में प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ओवरऑल सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर्स थे। सीधी सी बात है, डिमांड में खुद को कंज्यूमर मानिए, सप्लाई में खुद को सप्लायर मानिए या धंधा करने वाला आदमी मानिए। नेक्स्ट हम एक डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट डिग्री है सप्लाई की। जैसे हमने डिमांड के अंदर पढ़ी, और एक लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, उसके बाद सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म करेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, तो आप इसे लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ, ये आपको सही दिख नहीं रहा होगा, लॉ ऑफ सप्लाई लिखा हुआ इधर। अभी लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, हमने कहा कि केवल प्राइस को छोड़कर सारी चीज़ों को नेग्लिजिबल कर दिया जाए, सारी चीज़ों के जो फैक्टर्स हैं उनको रिमेन रख दिया जाए, उनको कांस्टेंट रख दिया जाए, तो जो डिमांड का प्राइस के साथ जो रिलेशन होगा वो इन्वर्स होगा। सप्लाई में उल्टा होता है। अगर सारे फैक्टर को कांस्टेंट रख दिया जाए केवल प्राइस को छोड़ के, तो जो सप्लाई है उसका जो रिलेशन होगा प्राइस के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। जिस तरीके से हमने डिमांड के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप की डिग्री पढ़ी थी, उससे पहले हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी क्या होता है कि हमने प्राइस को बढ़ाया तो कितनी % ऑफ सप्लाई बढ़ी, या कितना % प्राइस बढ़ाने पर कितना % ऑफ चेंज सप्लाई में आया, यही इलास्टिसिटी बताती है। इलास्टिसिटी क्या बताती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन प्राइस। तो ये फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू एस, मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और डेल्टा पी अपॉन पी क्या है? चेंज इन प्राइस।
अब इसी के बेस पर, इसी सप्लाई ऑफ की इलास्टिसिटी के बेस पर हम डिफरेंट डिफरेंट डिग्री पढ़ते हैं। जैसे हमने डिमांड के अंदर पढ़ी, तो पहली आती है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जो ये वाली डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक और एक ये है परफेक्टली इनइलास्टिक, ये किताबों में ही, किताबी ज्ञान में ही देखने को मिलती है। इन रियल लाइफ हमें ये चीज फील नहीं होती। मान लीजिए परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस के अंदर इतना सा चेंज आया, प्राइस पहले 10 रुपए थी, अब 10.1 थोड़ी सी तो बढ़ी, लेकिन सप्लाई बहुत सारी बढ़ गई। ऐसा तो कभी होता ही नहीं ना कि थोड़ा सा प्राइस में चेंज आने पर सप्लाई पता नहीं कितनी बिग, माल ही माल बिक गया। नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक में कि भैया जो प्राइस है उसमें बड़ा सा चेंज आ गया लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी। ऐसा भी नहीं हो, मान लीजिए 10 रुपये का सामान है वो 100 रुपये का बिक रहा है लेकिन उसके बाद भी आपकी सप्लाई नहीं बढ़ी, वो परफेक्टली इनइलास्टिक में आता है। जितना ग्राफ स्ट्रेट होगा, जितना ग्राफ लेटा होगा, जितना ग्राफ वर्टिकल होगा, उतनी ज्यादा सप्लाई होगी। जितना ग्राफ हॉरिजॉन्टल होगा, जितना ग्राफ खड़ा रहेगा, तो उतनी आपकी इलास्टिसिटी कम रहेगी। तो मैं कह रहा हूं कि जब ग्राफ ऐसे रहता है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा होती है और जब ग्राफ ऐसे रहता है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम होती है। परफेक्टली इलास्टिक में क्या है, सप्लाई में बड़ा सा चेंज आ गया थोड़े से प्राइस बढ़ने में। हाईली इलास्टिक में प्राइस में जो चेंज आया उसकी बजाय जो सप्लाई में चेंज आया वो थोड़ा ज्यादा है। इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो मोर देन 1 होती है और जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से। अब ये ग्राफ जो है ना, ये धीरे 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 सीधा होने लग जाएगा। तो जैसे जैसे ग्राफ सीधा हो गया वैसे वैसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, कम होगी। यूनिटरी इलास्टिसिटी, यहाँ भैया जितना परसेंट चेंज सप्लाई में, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया उतना परसेंटेज चेंज सप्लाई में आएगा। लेस इलास्टिसिटी में कि प्राइस में जो डिफरेंस आया वो ज्यादा आया इन कंपेयर ऑफ सप्लाई। तो यहाँ जो प्राइस का में चेंज है वो ज्यादा आता है सप्लाई के में, और यहाँ ग्राफ लगभग लगभग सीधा होने लग गया है। और परफेक्टली इलास्टिक में जो सप्लाई ऑफ इनइलास्टिक होती है वो 0 होती है और यहाँ ग्राफ एकदम सीधा स्ट्रेट होता है, क्योंकि यहाँ जो प्राइस में चेंज बड़ा सा आ गया लेकिन सप्लाई में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं दिखा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, मतलब इसी से रिलेटेड, अब जैसे आपको एग्जाम में दे दिया, मान लीजिए इसको साफ कर दो, आप इसे लिख सकते हैं। मतलब एक ग्राफ आप बनाते हैं, इन सब का एक ही ग्राफ बनाते हैं। जितनी चीजें हमने पढ़ी इनका केवल एक ही ग्राफ बनाते हैं। ये मान लीजिए प्राइस है और ये मान लीजिए सप्लाई है, और मैं यहां से ग्राफ बनाने स्टार्ट करता हूं। अब आपसे पूछ ले कि भैया प्राइस और सप्लाई में ये ग्राफ है, इनको आपको बताना है कि ये कौन सा है। तो एक बात बताइए, जितना ग्राफ लेटा होगा उतनी सप्लाई ज्यादा होगी। तो यहाँ जो सप्लाई है वो कौन सी है, परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ जो सप्लाई क्या है, मोर देन। यहाँ जो ये वाला ग्राफ किसका है, ये यूनिटरी इलास्टिसिटी का है, ये लेस इलास्टिसिटी का ES क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, और यहाँ ES क्या हो गया, इक्वल 0 हो गया। और ये वाला जो ग्राफ है, तो ये ग्राफ किसका है, परफेक्टली इलास्टिक। ये जो ग्राफ किसका है, परफेक्टली इनइलास्टिक। ये बात समझ में आएगी। तो ज्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसे ग्राफ दे दिया जाएगा, इसको नेम दे दिया जाएगा x, इसको दे दिया जाएगा y, इसको दे दिया जाएगा z, इसको दे दिया जाएगा w,
और आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक्स क्या है, तो तुम्हें पूछ लिया जाएगा एक्स क्या है, तो तुम बोलोगे परफेक्टली इलास्टिक है, ई सप्लाई ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 है। तो ऐसे आप ग्राफ में कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट था, सप्लाई में जो चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का कॉस्ट, उसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो तब तक आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, तब तक आप ये लेक्चर देख सकते हैं। अगर चैनल पे नए आए हैं, चैनल पे बहुत सी अच्छी चीज़ें हमने करवा रखी है। जनरल एग्रीकल्चर को हम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की जो मुहिम हमने स्टार्ट कर रखी है, वो मुहिम हमारी चल रही है। हमने सीडी टेक्नोलॉजी कंप्लीट किया, अभी हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम जो भी जनरल एग्रीकल्चर के अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे IPPS AFO एग्जाम्स हो, चाहे RPSC EWO एग्जाम हो, उस आप में सब में बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ अच्छा कंटेंट बनाए रखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।